नमस्कार दोस्तों, कमलेश गुप्ता आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। आज हम लोग प्रतिरोधों के समूहन के बारे में समझेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन क्या कहलाता है। तो दिए हुए प्रतिरोधों से, दिए हुए रजिस्टर से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करना ही प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। दिए हुए प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करना ही प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास हमको दो प्रतिरोध दिया हुआ है, 2 ओम 2 ओम का, 2 ओम और 2 ओम का दो प्रतिरोध दिया हुआ है। इससे हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। कितना ओम का? 4 ओम का। और 2 ओम से ही 2 ओम प्रतिरोध से ही हमको 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो इसको हम एक विशेष तरह से जोड़ के हम 4 ओम या 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसी को समझेंगे। तो प्रतिरोधों का समूहन जो है दो तरह से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समानांतर क्रम समूहन। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समूहन के बारे में समझेंगे, यानी सीरीज ग्रुपिंग कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। उसके बाद हम समांतर क्रम समूहन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम समूहन के बारे में समझते हैं। सीरीज ग्रुपिंग क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो मान लिया कि हमको 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, R1, R2 और R3। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक है R1, एक है R2 और तीसरा है R3। 3 रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध है और इसको हम सीरीज में जोड़े हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है कि इस समूहन में एक के बाद एक प्रतिरोध को जोड़ता है, यानी एक क्रमवार, माने क्रमवार तरीके से। R1 के बाद देखिए R2 जुड़ा हुआ है, R2 के बाद R3 जुड़ा हुआ है, यानी एक के बाद एक क्रम में। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। यानी देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए इसका क्या है? पहला सिरा। इसका क्या है? दूसरा सिरा। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। ठीक, इसमें क्या होता है फिर से समझ लीजिए कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ए बिंदु मान लेते हैं। ए बिंदु हमारा क्या है? ए बिंदु है बी, ए बिंदु है सी और ए बिंदु है डी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक हम बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से कुंजी लगा के इसको बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कुंजी बंद करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है V वोल्टेज के साथ, V पोटेंशियल के साथ इसमें से आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये आई विद्युत धारा यानी आई करंट जैसे ही R1 के पास जाती है तो R1 के पास तो आई गई, और R2 के पास जाएगी तो कितनी हो जाएगी, और हमारा R3 के पास जाएगी तो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। समझिए कि धारा यानी करंट, रास्ता बदलने पर करंट बदल जाता है। रास्ता बदलने पर करंट बदल जाता है। तो इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि रास्ता बदलने पर धारा बदल जाती है। धारा बदल जाती है। नोट में लिख लीजिएगा कि रास्ता बदलने पर धारा बदल जाती है। देखिए धारा यानी करंट,
पानी की तरह है। जैसे पानी रास्ता बदलता है तो पानी अपनी रास्ता बदल लेता है, उसी प्रकार से करंट भी है। जैसे ही रास्ता बदलेगा वो अपनी धारा बदल लेगी। जैसे मान लिया कि एक नली है, इसमें से 10 लीटर पानी जा रहा है, फिर इसी से एक दूसरा नली जोड़ दिए तो इसमें से भी 10 लीटर ही पानी जाएगा। एक तीसरा नली जोड़ दिए, इसमें से 10 लीटर ही पानी जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से 10 आ रहा है तो यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नली सेम है तो पानी हमारा सीधी रास्ते में जा रहा है तो हमारा पानी जो है 10-10 लीटर ही आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमारी धारा है, रास्ता सेम है तो इसलिए यहाँ भी धारा आई, बी पर भी धारा आई, सी पर भी धारा आई, माने R1 पर भी धारा आई रहेगा, R2 पर भी धारा आई रहेगा और R3 पर भी धारा आई रहेगा। यानी करंट यानी धारा हमारी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, समझ गए आप। और अब पोटेंशियल को देखते हैं, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। नोट कर लीजिएगा आप, बिंदु बदलने पर विभवांतर यानी पोटेंशियल विभवांतर बदल जाता है। ठीक है, बिंदु बदलेगा, विभवांतर बदल जाएगा। देखिए जो यहाँ R1 किस किस बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में। R2 किस किस बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, B और C के बीच में। R3 किस बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, C और D के बीच में। तो यहाँ बिंदु बदल रहा है इसलिए विभवांतर बदल जाएगा। यानी A और B के बीच में विभवांतर हो गया V1, B और C के बीच में विभवांतर हो गया V2, C और D के बीच में विभवांतर हो गया V3। यहाँ विभवांतर जो है बदल गया क्योंकि बिंदु बदल रहा है। ओके, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है, यानी बिंदु यहाँ बदल रहा है इसलिए यहाँ विभवांतर बदल गया। ठीक, अब देखिए हम एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं कि तुल्य प्रतिरोध जो R1, R2 और R3 जो हम लोग प्रतिरोध लिए थे, जो हम लोग रजिस्टर लिए थे, इसके तुल्य हम लोग एक प्रतिरोध ले लेते हैं R। देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, मान लिया कि एक काम को 5 मजदूर मिलके, किसी काम को 5 मजदूर जो है एक दिन में पूरा करते हैं। मान लिया कोई काम है, इसको 5 मजदूर मिलके एक काम को पूरा करते हैं। अब 5 मजदूर की जगह अगर एक मजदूर ही उस काम को एक दिन में पूरा कर दे तो वह एक मजदूर क्या है, उस 5 मजदूर के तुल्य है। एक मजदूर क्या है, 5 मजदूर के तुल्य है। इसी प्रकार से जो R1, R2 और R3 जो 3 रजिस्टर लिए थे हम लोग, जो 3 प्रतिरोध लिए थे, इसके बदले में एक ही प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं R। तो R क्या है, R1, R2 और R3 के क्या है, तुल्य है। तो एक हम लोग तुल्य प्रतिरोध लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध ले लिए R। चलिए R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, यानी R1, R2 और R3 के बराबर है। इसको हम लोग क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए। इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं कुंजी लगा के। ठीक, और बिंदु क्या है, A और D, इसमें बिंदु हो गया A और दूसरा बिंदु हो गया D। A और D बिंदु हो गया। जैसे ही हम कुंजी बंद करते हैं इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें से पोटेंशियल कितना है, V, और धारा कितना जाएगा, I। धारा कितना जाएगा, I। ठीक, ये हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। अब चलिए ओम के नियम से, ओम का नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए, या आपको मालूम होगा भी। ओम का नियम क्या होता है, V = IR, V = IR होता है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए V बराबर कितना हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर
पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर कितना हो जाएगा? पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर कितना हो जाएगा? धारा तो हमारी आई ही है, I R1 कितना हो जाएगा? I R1। पहला प्रतिरोध के लिए V1 कितना हो जाएगा? पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा? I R1। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? I R2, क्योंकि धारा तो हमारी सेम है, I और R2, I R2 हो गया। तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर कितना हो जाएगा? धारा तो हमारी आई है, सेम है, और प्रतिरोध कितना है तीसरे प्रतिरोध के लिए? R3, तो कितना हो जाएगा? IR3। तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 पर कितना हो गया? IR3। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और एक हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब तुल्य प्रतिरोध के लिए, जो हम लोग तुल्य प्रतिरोध R लिए थे, अब तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य यानी बराबर, इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर, इसमें पोटेंशियल कितना है, विभवांतर कितना है? V, तो V बराबर क्या होता है? IR, धारा तो आई ही है, और प्रतिरोध इसका तुल्य कितना है? R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R, IR, कितना हो गया? IR। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब परिपथ से, अब देखिए परिपथ से अब देखिए परिपथ से आप ध्यान दीजिए, परिपथ बराबर यहां से जो V वोल्टेज आया है, जो V पोटेंशियल आया है, यही V विभवांतर, ये V1, V2 और V3 तीन भागों में बट गया है, यानी V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं, 1, 2, 3 और 4 का मान हम 5 में पुट कर देते हैं, यानी मान रख देते हैं। देखिए समीकरण 1, 2, 3 का मान 5 में रखने पर, ओके, तो 5 में मान रख देते हैं। V का मान कितना है? IR, तो यहां रख देते हैं हम लोग IR बराबर V1 का मान कितना है? देखिए IR1, यहां रख देते हैं IR1, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देते हैं। V2 का मान कितना है? IR2, यहाँ रख देते हैं हम लोग IR2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। V3 का मान कितना है? IR3, हम लोग रख देते हैं IR3। ओके, देखिए I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I कॉमन निकल गया, तो IR इक्वल्स टू, I कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, I से I कैंसिल, या R बराबर क्या हो गया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया आपका श्रेणी क्रम समूह, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, थैंक यू।